आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और ये चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने वाली प्रवृत्ति के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। अर्थात इस बात का ध्यान रखना है हमें कि इनमें जितने भी ऑप्शन है, यानी कि 4 ऑप्शन है, इन 4 में 3 सत्य होंगे और सिर्फ एक असत्य होगा। अर्थात चारों को ध्यान से पढ़ लेना है। तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं। तो कल भी हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें देखा जाए तो धात्विक गुण में लिखा हुआ है कि बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, घटता है। और संयोजकता बारे में भी हम लोग लिखा है, संयोजकता बढ़ता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो सही हो गए, यानी कि पहला ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन करा, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करता है, धातु। तो हम जानते हैं कि किसी आवर्त सारणी में धातु होते हैं किधर, बाएं तरफ धातु होते हैं और दाएं तरफ क्या होते हैं, अधातु। तो जब दाएं तरफ अधातु होंगे तो सोचने वाली बात है, क्या वे इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, नहीं करेंगे। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी ही क्या है, गलत है। अब सी भी देख लें, सी सही होना, डी सही होना चाहिए। इनके ऑक्साइड अम्लीय से इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, सही बात है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और इसके ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय। अर्थात क्षारीय से क्या हो गए, अम्लीय हो गए। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या सही हो गया, सी सही हो गया। लेकिन सी है ऑप्शन में क्या, गलत। बाकी 3 क्या है, सही। अगला क्वेश्चन है XCl2 सूत्र वाला क्लोराइड है। तो XCl2 जब सूत्र बना तो सबसे पहले ये पता करना होगा X की संयोजकता क्या है, Cl की संयोजकता क्या है। तो हम क्लास 9 में ही पढ़े होंगे, जब भी कोई तत्व दूसरे तत्व से संयोग करता है तो वह संयोजकता को क्या करता है, बदल लेता है। जैसे X की संयोजकता 2 थी और क्लोरीन की 1 थी, तो X ने इसकी संयोजकता अर्थात 1 ले लिया, क्लोरीन ने 2 ले लिया, तो यहाँ हो गया XCl2। अब इसी प्रकार से प्रश्न आ रहा है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, इनमें से कौन ऐसा तत्व है जो इस X के वर्ग में है। तो हम क्या जानते हैं, एक ही वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है, समान होती है। तो हम चेक करेंगे कि 2 संयोजकता किसकी है। जिसकी संयोजकता 2 होगी वही इस वर्ग में होगा। सोडियम की संयोजकता कितनी है, बाह्यतम कक्षा में 1 है, 1 होगी। मैग्नीशियम का 2, एल्युमिनियम का 3 और सिलिकॉन का 4। अर्थात इस तत्व के वर्ग में कौन सा तत्व होगा, मैग्नीशियम होगा। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। यानी ऑप्शन क्या है, बी आंसर। फिर से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से देखें। क्या है क्वेश्चन इसमें, तो क्वेश्चन है कि 2 कोष हैं। अब ज़रा सा समझने वाली बात है कि हम लोग पढ़ लिए हैं पहले ही कि कोष कितने हैं। तो के हैं, एल है, एम है, एन है। मुख्यतः हम लोग 4 ही पढ़ते हैं, लेकिन आगे हम ले सकते हैं 7, यानी कि 7 तक MnO, P जो लेना हो। और प्रत्येक कक्षा में अधिक से अधिक 2n² इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, याद होगा सबको। और प्रत्येक कक्षा में 2n² अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और प्रथम कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जरा सा देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 2 कोष हैं, तो 2 कोष हैं और दोनों कोष पूरित हैं। तो याद रखना है कि प्रथम कोष और दूसरा कोष, 2 कोष है, याद रखेंगे इस बात को। अगर 2 कोष हैं तो पक्का है कि पहला तो पूरा होगा ही होगा, ये तो पूरा है। लेकिन कह रहा है इस पे दोनों पूरित हैं, तो पहला में 2 होता है और दूसरे में कितने होते हैं, अधिक से अधिक 8 होते हैं। अर्थात ये हो गए 2 और 8। और इसकी संयोजकता कितनी होगी, 10, सॉरी इसकी इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा, 10। अर्थात परमाणु संख्या हो गई 10। और 10 में कौन सा तत्व आता है, नियॉन। यही बात यहाँ भी लिखा गया है। 2 कोष है के और एल, दोनों कोष भरे हुए हैं, 2 और 8 भरे हुए हैं, नियॉन हो गया इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है। तो याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब किसी का दिया रहे तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स दिए गए उसको जोड़ देने पर वह परमाणु संख्या में परिवर्तित हो जाता है। तो 2, 8, 2 जोड़ दिए 12, और 12 किसका एटॉमिक नंबर है, मैग्नीशियम का। अर्थात ये मैग्नीशियम है। फिर है कुल 3 कोष हैं। तो जब 3 कोष की बात आएगी तो के, एल और क्या आएगा, एम। 3 कोष आएगा तो 2 भरा ही होगा, 2, 8, ये तो भर गया। अब अंतिम कोष में क्या बचा है देख ले। तो 3 कोष हैं, संयोजकता कोष, अंतिम कोष की संयोजकता कोष कहते हैं, इसमें 4 है तो 4 लिख दिए यहाँ। तो 2, 8, 4 जोड़ देते हैं तो ये हो जाते हैं 14। और 14 कौन है, सिलिकॉन है। तो ऐसे तत्वों का नाम बताएं तो सिलिकॉन हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, कुल 2 कोष हैं। जब 2 कोष की बात आएगी तो 2 कोष हैं, तो 2 कोष में एम खत्म, यानी 2 कोष ही बचे, के और एल। अब कह रहा है संयोजकता कोष, जब भी 2 कोष होगा तो पहला तो भरा ही होगा। और संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 3 हो गए, 2, 3 कितने, 5 हो गए। और 5 में कौन है, बोरॉन है। इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं दूसरे कोष। अब
सोचने वाली बात यहाँ पर देखें, दो ही कोष हैं तो के और एल। कह रहा है दूसरे कोष में, तो दूसरे कोष ये हुआ, पहले कोष से 2 गुना इलेक्ट्रॉन। हम क्या बताए थे अभी, 2 कोष है तो पहला तो पूरा भरा ही होगा, 2 भरा हुआ है। अब दूसरे में इससे 2 गुना है तो 2 दूनी 4 हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ 2 है तो 2 से 2 दूनी 4, यानी यहाँ कह रहा है 2 गुना इलेक्ट्रॉन है तो 2 गुना कर दिए 4, और 2 और 4 को अगर जोड़ दिया जाए तो कितने हो जाएंगे 6, और 6 पे कौन है, कार्बन। फिर से एक बार देख लेना है, 2 कोष हैं और पूरा भरा हुआ है तो वो क्या होगा, नियोन होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है तो 2 8 10 2 12 यानी मैग्नीशियम होगा। कुल 3 कोष, संयोजकता इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 8 2 10 4 14 यानी सिलिकॉन होगा। कुल 2 कोष हैं, संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता कोष में जब 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 8 10 3, सॉरी 2 ही कोष हैं तो 2 और 3 5 यानी कि बोरॉन होगा। उसी तरह से 2 कोष हैं और पहले कोष में जो है उससे वो दोगुना है उसके पास, तो 2 दूनी 4 6 यानी कार्बन हो गए। आशा है समझ गए होंगे सभी। अगला है क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में बोरॉन के स्तंभ के तत्व कौन सा गुणधर्म समान है। अब समझते हैं जरा सा बोरॉन के स्तंभ के तत्व को। बोरॉन का स्तंभ का तत्व को समझते हैं, उसके लिए हम एक बार आवर्त सारणी को देखते हैं, बोरॉन कहाँ स्थित है। ये देखें बोरॉन, इसमें कौन सा गुण समान होगा। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि अगर किसी का भी गुण पता करना हो या ये जानना हो कि वह धातु है अथवा अधातु है, तो ये पिछले वीडियो में भी बताया गया था। तो हम उसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि बाह्यतम कक्षा में 1 2 या 3 अथवा उसकी संयोजकता 1 2 3 है तो वह क्या होता है, धातु होता है। तो हम बोरॉन के लिए भी वही निकालेंगे। और बोरॉन के नीचे जितने भी तत्व हैं, एल्युमिनियम गैलियम इंडियम जो भी है, उसके बारे में हम पता करेंगे कि उसमें क्या क्या गुण समान होगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि बोरॉन के जो आवर्त हैं, स्तंभ हैं, स्तंभ को ही हम लोग सॉरी आवर्त बोल दिए, स्तंभ को वर्ग या समूह बोलेंगे। तो बोरॉन के समूह में तत्वों का कौन सा गुणधर्म समान है। तो हम बोरॉन का सबसे पहले क्या करते हैं, बोरॉन का कर लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 3। अब 2 3 है, चूंकि ये दूसरे वर्ग में है और 2 से अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉन है तो 10 को ऐड कर दें यानी 13, अर्थात ये वर्ग संख्या 2, सॉरी वर्ग बोल दिए, वर्ग संख्या 13 और आवर्त 2 होगा, है ना। आवर्त 13 में स्थित होगा। तो हम क्या जानते हैं, आवर्त 13 में सभी क्या है, धातु उपस्थित है। इसलिए मैंने क्या लिखा, पहला इस वर्ग के सभी तत्व क्या है, धातु हैं। और प्रश्न है कौन सा गुणधर्म समान है। तो पहला तो ये हो गया सभी धातु हैं, तो ये भी गुणधर्म समान है। और धातु के जो गुण हैं सब में होंगे, जैसे कि ये सभी विद्युत तथा उष्मा के सुचालक, ये भी हो सकता है। तो ये 2 गुण इसके समान है, ठीक है। फिर से एक बार समझना है, चलो फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो इसमें क्या है कि कह रहा है आवर्त सारणी में बोरॉन के स्तंभ के सभी तत्वों के गुणधर्म समान, कौन से गुणधर्म समान है। तो बोरॉन का हम संयोजकता क्या देखते हैं कि बोरॉन का आता है 3, और 3 संयोजकता के कारण यह वर्ग 2, सॉरी वर्ग नहीं, आवर्त 2 और वर्ग 13 में उपस्थित होगा। और वर्ग 13 के जितने भी तत्व हैं वो क्या है, धातु तत्व हैं। इसलिए मैंने लिख दिया इस वर्ग के सभी तत्व क्या होंगे, धातु होंगे। पहला गुण ये समान हो गया। दूसरा, चूंकि धातु है तो उष्मा और विद्युत का सुचालक होगा ही होगा, ये भी गुण इसके क्या होंगे, समान होगा। फिर अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में फ्लोरीन। फ्लोरीन का देखें तो फ्लोरीन का होता है 9, और फ्लोरीन का 9 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 7। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 होगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7, यहाँ तो आगे 3 से अधिक, तो ये क्या होंगे, अधातु होंगे। और यह वर्ग 17 का तत्व होगा। तो सभी अधातु हैं और संयोजकता क्या होगा, इसका 1 होगा। इसकी ऋणात्मक संयोजकता होगी 1 होगी, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 दिया, परमाणु संख्या क्या होगा, 2 8 10 17 और 17 हो गए। इन तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी, 17। तो परमाणु संख्या को हम जेड से भी डिनोट करते हैं, तो जेड बराबर भी हम लिख सकते हैं 17। अगला है निम्न में से किस तत्व से रासायनिक समानता होगी। फिर से वही बात, रासायनिक समानता हमेशा उसी तत्व के साथ होगी जिसके बाह्यतम सेल में बचे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, समान होंगे। इसके बाह्यतम सेल में कितने बचे, 7, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो यहाँ पर बचा बाह्यतम सेल में 7, इसका 2 5 है, 2 7 है, 2 8 5 है, 2 8 8 है। तो बाह्यतम सेल में यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। अर्थात हम क्या जानते हैं कि बाह्यतम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि समान होगी तो उसके भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। अर्थात इसी वर्ग का एक तत्व क्या है, फ्लोरीन, जिससे इसकी रासायनिक समानता होगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, फ्लोरीन। अगला है ये वाला तत्व, यहाँ है वर्ग 16 और वर्ग 17। तो याद रखना है वर्ग 16 और वर्ग 17, इसके बाद लास्ट क्या आता है, वर्ग 18। तो ये प्रश्न है कि ये धातु है या अधातु। मैंने अभी क्या बताया कि वर्ग 16 17 और 18 तीनों क्या है, अधातु के हैं। और इससे भी पता कर सकते हैं वर्ग 16 है तो वर्ग 16 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो सकता है,
2, सॉरी मैंने 4 लिख दिया, 2, 6 आ सकता है, या समूह 17 वाले का आ सकता है 2, 7, या 2, 8, 7 भी आ सकता है। तो ये 17 के हो गए, तो यहाँ पर 3 से अधिक बच रहा है, अर्थात ये क्या है, अधातु है। तो हम यहाँ लिख देंगे पहला ए धातु है या अधातु, तो ये क्या लिख दिए, अधातु है। फिर पूछा जा रहा है ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है कम। तो अभिक्रियाशीलता के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अभिक्रियाशीलता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता बढ़ती है, जबकि अधातु की क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। तो अधातु की क्रियाशीलता घटती है और ये अधातु है, तो यही नियम लागू होगा यहाँ पर। तो अधातु है। पर प्रश्न है ए की अपेक्षा, ए ऊपर है और सी क्या है, नीचे है। तो यहाँ इधर आने पर रासायनिक अभिक्रियाशीलता क्या होती है, घटती है, डिक्रीज करती है, अर्थात सी की रासायनिक अभिक्रियाशीलता क्या होगी, कम होगी। प्रश्न भी वही है, ए की अपेक्षा सी की क्रियाशीलता अधिक है या कम, तो लिखेंगे सी कम अभिक्रियाशील है। अगला क्वेश्चन है सी का साइज। तो साइज के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घट जाती है। तो बाएं से दाएं चलेंगे, घट जाएगी। यहाँ भी देखें, इधर से इधर ही जा रहा है, बी और सी इधर से इधर जाएंगे, और घट जाएगा कौन, दाएं तरफ वाला क्या होगा, कम, और बाएं तरफ वाला क्या होगा, ज़्यादा। तो पूछा जा रहा है सी का साइज बी से बड़ा होगा कि छोटा, तो सी का साइज बी से क्या होगा, छोटा होगा। फिर क्वेश्चन है तत्व ए किस प्रकार के आयन, धनायन कि ऋणायन। तो हम क्या जानते हैं कि जितने भी धातु तत्व हैं वो धनायन तत्व होते हैं, जितने भी अधातु तत्व हैं वो क्या होते हैं, ऋणायन तत्व होते हैं। तो यहाँ पर जब लिख दिया मैंने कि ए अधातु है और ए है, बी है, सी है, सभी अधातु ही हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ए क्या होंगे, ऋणायन हो जाएंगे, क्योंकि धातु अधातु होते हैं ऋणायन और धातु होते हैं धनायन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया कि नाइट्रोजन जिसकी परमाणु संख्या 7, फास्फोरस की 15, आवर्त सारणी में 15 के तत्व, इन दोनों का इलेक्ट्रॉन की विन्यास लिखिए और कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक है। अभी वही बात चल रही थी कि अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, तो ऊपर से नीचे जाने पर अधातुई गुण क्या होते हैं, घटते हैं, और विद्युत ऋणात्मक अधातु ही होते हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, यानी कि ऊपर के तत्व अधिक विद्युत ऋणी होंगे और नीचे विद्युत ऋणी क्या होंगे, कम। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, नाइट्रोजन 2, 5 आएगा, अर्थात यह भी वर्ग 15 का तत्व है, और फास्फोरस भी वर्ग 15 का ही तत्व है। तो नाइट्रोजन कहाँ पर होगा, ऊपर, और फास्फोरस कहाँ होगा, उसके जस्ट नीचे। तो नीचे आने में विद्युत ऋणता घटेगी, तो जब नीचे आने में घटेगी तो ज़्यादा ऋण कौन होगा, नाइट्रोजन होगा। चलिए इसको एक बार हम समझते हैं, किससे, आधुनिक आवर्त सारणी से। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस का। तो क्या हम जानते हैं, अधातु में नीचे बढ़ने पर उसके अधातुई गुण क्या होते हैं, घटते हैं। अधातुई गुण घटेगा तो विद्युत ऋणता भी घटेगी, अर्थात नाइट्रोजन ऊपर है, फास्फोरस नीचे है, तो किसकी ऋणता कम होगी, फास्फोरस की। ज़्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन की। ये ध्यान रखना है, इसी बात को समझ रहा था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से क्या संबंध है। तो हम जानते हैं कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्राप्त संयोजकता इलेक्ट्रॉन आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्ग संख्या, संयोजकता इलेक्ट्रॉन जैसे 1 है, ये क्या कहलाता है, वर्ग संख्या, और उसका जो कक्षा है, जैसे कि यहाँ कितनी कक्षा है, KLM यानी 30 कक्षा है, तो कक्षा क्या कहलाता है, आवर्त संख्या कहलाता है। यही इसका ये है, तो आंसर यही हो जाएगा, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में प्राप्त संयोजकता इलेक्ट्रॉन आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्ग की संख्या एवं कक्षा उसकी आवर्त संख्या को दर्शाता है। उदाहरण भी दे दिया है, इसको समझ लेना है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम के चारों ओर, तो एक बार जरा सा आधुनिक आवर्त सारणी को देख ले, कैल्शियम के चारों ओर के तत्व को देखना है। तो कैल्शियम के चारों ओर कौन कौन तत्व हैं, देख लीजिए, यहाँ पर कैल्शियम के चारों ओर के तत्व दर्शाए गए। ठीक है, कैल्शियम के ऊपर मैग्नीशियम है, इधर पोटेशियम है, इधर स्ट्रांसियम है और इधर स्कैंडियम है। इन्हीं चारों तत्वों को दर्शाया गया है। तो ये चारों तत्व दर्शाए गए हैं और इनके परमाणु संख्या भी दिए गए हैं। कह रहा है इनमें से किन तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान होगा। तो मैंने पहले भी बताया है कि वही तत्व भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समान होते हैं जिनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समान होते हैं। तो हमको यहाँ ढूंढना है कि कैल्शियम का संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या है और जो ये 4 तत्व दिए गए हैं इनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या है। कैल्शियम का संयोजकता इलेक्ट्रॉन अंतिम में क्या है, 2 है, अर्थात कैल्शियम का संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। और अन्य सभी तत्वों में देख लें किसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम है 2, और उसके बाद 2H2, ठीक है, और उसके बाद कौन कौन है, एक है स्ट्रांसियम, इसकी भी 2 है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर 2 ऐसे तत्व हैं, इनमें से कौन तत्व है, तो 2 ऐसा तत्व है जो कि इसी वर्ग में होगा, अर्थात कैल्शियम के ऊपर होगा मैग्नीशियम
और कैल्शियम के नीचे होगा स्ट्रांशियम। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ स्ट्रांशियम ही लिखा था, तो यहाँ पर आंसर मैग्नीशियम का भी होगा। एक बार देख लेते हैं आवर्त सारणी में भी क्या ऐसा है। तो देख लीजिए, कैल्शियम के ऊपर मैग्नीशियम है, इसके नीचे स्ट्रांशियम है। कैसे पता चला? तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। जिसके बाह्यतम कक्षा में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उनके भौतिक तथा रासायनिक उनके होते समान होते हैं। तो कैल्शियम का अंतिम में 2 बचा है, मैग्नीशियम के भी अंत में 2 बचा है और स्ट्रांशियम के भी अंत में 2 बचा है। अर्थात कैल्शियम, मैग्नीशियम और स्ट्रांशियम तीनों समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के होंगे, इसलिए ये आंसर हो गया। हमारा आंसर 2 होगा, स्ट्रांशियम और मैग्नीशियम। मैंने भूल से स्ट्रांशियम ही लिखा है, यहाँ पर मैग्नीशियम भी देख लेना। आगे है अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी एवं आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना करें। तो देख लीजिए, ये मेंडलीफ का आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी जिसका निर्माण बोर ने किया था, और मेंडलीफ का तो देखा ही होगा। तो उसमें क्या था कि क्या क्या अंतर था। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था और बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था, और आधुनिक आवर्त सारणी के बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है, परंतु इसका मूल आधार क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर है, इसमें मात्र 8 वर्ग हैं। किसमें? मेंडलीफ में। और इसमें कितने वर्ग हैं? 18। देख लीजिए, यहाँ पर 18 वर्ग हैं। तो 18 वर्ग हैं इसमें, है ना। लेकिन उसमें कितने थे? मात्र 8 ही वर्ग थे। और मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 8 वर्ग बढ़ने के पश्चात उसमें एक चूँकि उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणी भी की थी कि एका एल्युमिनियम, एका बोरॉन, ये सारे चीज़ मिलेंगे, परंतु उन्होंने निष्क्रिय गैस के बारे में नहीं बताया था, जिस कारण से निष्क्रिय गैस के लिए उन्होंने कोई वर्ग नहीं बनाया था। परंतु आधुनिक आवर्त सारणी में एक ऐसा वर्ग बनाया गया जिसमें सिर्फ निष्क्रिय गैस हैं, और अभी तक 6 निष्क्रिय गैस उसमें रखे गए हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग में निष्क्रिय गैस रखा गया और इसमें निष्क्रिय गैस के लिए कोई वर्ग नहीं था। तो ये मुख्य रूप से 3 हैं, और यदि हो सके तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये NCERT क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था ये समाप्त हो गया है।